नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। यूजी नेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। जिस भी विषय के आपके एग्ज़ाम है, आई होप कि आप तैयारी कर रहे होंगे, डटे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। क्योंकि यदि आपके पास 5 से 6 दिन 7 दिन एग्ज़ाम के रहे हैं तो किसी भी गूगल क्रोम पर जाकर किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करके वहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप गूगल क्रोम पर लिख कर ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, फर्स्ट पेपर, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो फ्री में आपको आ, मिल जाएंगे और आप उसको फ्री में लगा सकते हैं, फ्री में उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है वो काफ़ी है, क्योंकि 5-6 दिन आपके पास अभी एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप यदि आप दिन के 3 या 4 या 5 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर प्लस आपका जो व्यक्तिगत सब्जेक्ट है जिस पे आप नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस विषय में आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं डेली के 3 से 4, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 5 से 7 से 10 क्वेश्चन आपको इन मॉक टेस्ट के माध्यम से ही आप अपने बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री विषय में लेकर आया हूँ अरब आक्रमण, जो मध्यकालीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए उनसे संबंधित 25 एमसीक्यूज में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न देखते हैं यहाँ पर वो है फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ये मध्यकालीन जो किताब है फतेहनामा, इसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए चचनामा, बी बाबरनामा, सी अकबरनामा और डी बादशाहनामा। तो आंसर ए आ जाएगा चचनामा। ठीक है, फतेह चचनामा को फतेहनामा कहा जाता है। यदि फतेहनामा पूछा जाए तो उसका जो दूसरा नाम है वो चचनामा है। ठीक है, फतेहनामा का दूसरा नाम चचनामा है। यह पुस्तक सिंध के इतिहास से संबंधित है। किसके इतिहास से संबंधित है? सिंध के इतिहास से संबंधित है। इसमें चच राजवंश का इतिहास एवं अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से अरबी भाषा में लिखित इस ग्रंथ के अज्ञात जो लेखक है वो अज्ञात है। बाद में मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कुपाचा के समय इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ये भी दिया हुआ है कि किस शासक के समय फारसी भाषा में अनुवाद इसका कराया गया। इसके बाद इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध अभियान, उसके शासन प्रबंध और सिंध विजय के पश्चात खलीफा वाहिद मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिए जाने का वर्णन भी मिलता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत सारी चीजें इसमें जो है डिस्कस की गई है। आप इसको नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर, जुनैद, चच या जयसिंह। तो इसका आंसर आ जाएगा दाहिर, क्योंकि जब अरब आक्रमण सिंध पर होते हैं, भारत की धरती पर होते हैं, तो वहां का जो पहला शासक था जिसने अरब आक्रमणों को फेस किया, उनका पुरजोर विरोध किया, वो था दाहिर। ठीक है, सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय सिंध का जो शासक है वो दाहिर था तथा अरौर उसकी राजधानी थी। ठीक है, सिंध पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ। सिंध पर आक्रमण की जानकारी अरबी में लिखित जो चचनामा हमने ऊपर अभी डिस्कस किया उसमें मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था? ऑप्शन ए मिर्जा, बी खान, सी कुरैश और डी गिलजई। तो ऑप्शन इसका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद जो थे, पैगंबर मोहम्मद जो था हरसीमा कबीले से संबंधित थे। कुरैश, अच्छा सी इसका आंसर आ जाएगा। बी खान नहीं है, कुरैश कबीले से संबंधित है। ठीक है, मैंने यहाँ गलत कर दिया था। इनका जन्म मक्का में हुआ जो सऊदी अरब में है। मक्का भारत के पश्चिम में है, इसलिए भारतीय मुसलमान पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको आज पता चल गई होगी। पैगंबर मोहम्मद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। दूसरा है, पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्य का उपदेश दिया था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति के अरब थे। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों में उन्होंने ईश्वर का संदेशवाहक घोषित किया था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इससे को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये चचनामा में मिलता है। ठीक है, 1216 में लिखी गई पुस्तक चचनामा जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, मूल रूप से अरबी भाषा में है, लेकिन इसका फारसी जो है अनुवाद किया गया, इसमें सिंध विजय का आपको उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। देखिए बहुत सारी चीजें
कूट में आपको देखने को मिलेगी, क्रम अनुसार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिलान वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये जो क्रम अनुसार वाले प्रश्न है ये आप एग्जैक्ट तभी कर सकते हैं जब आपको इनका जो समय का है टाइम पीरियड पता हो। तो ठीक है, पहला है मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनबी, फिर तैमूर आता है, फिर चंगेज खान आता है। तो 1 4 3 2 3 एक इस तरह से कूट आपको दिया गया। तो बी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा 1 2 4 3, ठीक है। तो नीचे हम देख सकते हैं इसका जो क्रम है वो है मोहम्मद बिन जो कासिम था पहले नंबर पर, वो आया था 711 से 712 ईस्वी तक, ठीक है। दूसरा आता है महमूद गजनबी 997 10 30 ईस्वी तक, ठीक है। चंगेज खान आता है 1162 1227 ईस्वी तक, और तैमूर का जो टाइम पीरियड है कार्यकाल 1370 से 1405 तक रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी का सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? मुल्तान, सिंध, पंजाब और नीलवाड़ा। तो आंसर आ जाएगा मुल्तान, ठीक है। सर्वप्रथम जो मोहम्मद गौरी ने है वो मोहम्मद गौरी ने क्या है मुल्तान पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक शिया था, अतः उसके राज्य को जीतना अपना धर्म समझता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? पहला अल्पतगीन, दूसरा महमूद गजनबी, तीसरा मोहम्मद बिन कासिम और चौथा कुतबा बिन मुस्लिम। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, महमूद गजनबी ने क्या है भारतीयों को अपनी सेना में जो है भर्ती किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। महमूद गजनबी ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की। तिलक नामक सैनिक उसका प्रमुख सेनापति था, ठीक है। तिलक नामक जो सेनापति है वो उसका महत्वपूर्ण जो सेनापति था, भारतीय था, हिंदू था, ठीक है। सूचियां दी गई है अगले प्रश्न में, इन सूचियों को मिलाना है। राजवंश और राजधानियां दी गई है, गुजरात की कहाँ है, चेदी की कहाँ है, मालवा की कहाँ है, परमार की कहाँ है, शाकंभरी और के चाहमान जो थे उनकी कहाँ है। तो इसका आंसर जो है नीचे है, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। बी आंसर आ जाएगा 2 1 4 3, ठीक है। इसको आप मिला सकते हैं। 2 1 4 3 का देख लेते हैं। तो ए का आएगा अनिलवाड़ा, मतलब गुजरात के अनिलवाड़ा। बी चेदी के कलचुरी की त्रिपुरी आ जाएगा। फिर सी का जो है 4 मतलब धारा, मालवा के परमार धारा में रहते थे, और जो शाकंभरी के चाहमान है वो अजमेर उनकी राजधानी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? पेशावर, काबुल, उद्भांड या अटक। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा उद्भांड। ये प्रश्न देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया। यूपीपीसी पीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री, एसपीएल 2004, यूपीपीसीएससी प्री इंडियन हिस्ट्री में पूछा गया है, ठीक है। एनपीएस रिटर्न प्रोसेस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। हरियाणा पीजीटी में पूछा गया है, ठीक है। 2020 और 2005 में भी इसको पूछा गया है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आप लोगों के साथ जो है साझा कर रहा हूँ, ठीक है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू राजवंश ने काबुल घाटी और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों पर शासन किया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में स्थित इस हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर यानी वैहिंद थी। उद्भांडपुर का दूसरा नाम क्या है? वैहिंद है, ठीक है। हिंदू शाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? अली किरमज, मसूद, खुसरो मलिक या सुबुक्तगीन। तो आंसर आ जाएगा खुसरो मलिक, ठीक है। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने छल के द्वारा खुसरो मलिक को कैद किया, जिससे संपूर्ण पंजाब पर गौरी का अधिकार हो गया तथा गजनी राजवंश समाप्त हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी था उसने लाहौर का जो अंतिम शासक था खुसरो मलिक उसको हराया था, और क्या है गजनी पर आपका लाहौर पर आक्रमण कर दिया था और अधिकार जमा लिया था, ठीक है। लाहौर का ही पूछा है, हाँ लाहौर का ही, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल-बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल-बरूनी जो आपका मध्यकाल में भारत आया था, उसने कुषाणों के जो उत्तराधिकारी है वो किसको बोला है? कलचुरी को बोला है, हिंदू शाही शासन को बोला है, या फिर गढ़वाल को बोला है, या फिर परमार को बोला है। तो उसका आंसर आ जाएगा हिंदू शाही, ठीक है। बी इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ प्रश्न पूछा गया है? ये पूछा गया यूपीपीएससी प्री इंडियन हिस्ट्री, एसपीएल 2004, पीजीटी हिस्ट्री 2000 में भी इसको पूछा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। नेट में भी इस तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? हिंदू शाही आ जाएगा। कुषाणों के उत्तराधिकारी अल-बरूनी किसको मानता है? हिंदू शाही राजवंश को मानता है। अल-बरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर वैहिंद थी। हिंदू शाही राजवंश मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है? आप शायद नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। इस्तखरी अरब यात्री जो था, इस्तखरी था कोई, इसके बारे में कुछ चीजें नीचे बताई गई है, वो आपने सही और गलत का इसका पता लगाना है।
यह खुरासान में कार्ख का निवासी था। उसने 951 में भारत यात्रा की। उसने किताब अल अकलीम और मसालिक वल ममालिक लिखा। कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया था। तो इसमें से सही नहीं है। यूजीसी नेट 2018 में ये पूछा गया है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। यह सही नहीं है, बाकी इसके बारे में सब कुछ सही है। ठीक है, ये भी 951 में भारत आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब यात्री स्थगिरी 951 में भारत की यात्रा पर इसने किताब उल अकलीम और मसालिक वल ममालिक लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसी नेट 2018 में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। इस्तखरी ने विश्व का एक मानचित्र भी बनाया था, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। वो ईरान के इस्ताखार का रहने वाला था। इसका नाम इसलिए इस्तखरी पड़ गया, ये आपका कारक का निवासी नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नाफ्ता और मैग्नस का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित किस स्थान क्षेत्र में किया गया? नाफ्ता और मैग्नस क्या है? ये आपके हथियार थे, ठीक है, जो अरब आक्रमणकारियों ने भारत लाए थे और उन नाफ्ता और मैग्नस से भारत पर आक्रमण किया था। भारत के निवासियों पर, भारत के राजाओं पर, भारत के शासकों पर आक्रमण किया था, जिससे भारतीय जो शासक है, भारतीय जो राज्य साम्राज्य है, वो थोड़ा इतर बितर हो गया था। ठीक है, इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। तो आंसर आ जाएगा ए, सिंध जो 712 का जो युद्ध हुआ था, उसमें क्या है, मैग्नस और नाफ्ता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, नाफ्ता और मैग्नस का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम सिंध 712 स्थान क्षेत्र में किया गया। यह बहुत ही खतरनाक हथियार थे। इसमें मैग्नस का प्रयोग आधुनिक मिसाइलों की तरह होता था। मैग्नस क्या होता था? आधुनिक मिसाइल होते थे। मैग्नस का मतलब होता है आग के गोले, आग के गोले जो फेंके जाते थे, उसको मैग्नेस बोला जाता है। तो आजकल की मिसाइलें भी वहां जाके फटेगी तो आग में ही तब्दील होगी, आग के ही गोले में ही तब्दील होगी। जैसा अभी ईरान और दूसरा जो युद्ध चला है ईरान और शायद इजराइल के बीच, तो वहां पर जिस तरह का वातावरण है उसी तरह के युद्ध की बात यहाँ भी की जा रही है कि जिस तरह से वो एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। उस समय क्या है, 712 ईस्वी में जब सिंध का आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम भारत आए, तो उसने नाफ्ता और मैग्नस जो हथियार थे साथ लेकर आया था। और जो मैग्नल्स है, वो जो गोले हैं आग के, वो दूसरे राज्य पर यानी हिंदुशाही राज्यों पर या भारत पर जो शासक थे उन पर फेंके गए थे, जिससे भारतीयों का काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए हैं? ये अरबी या फारसी में है, फारसी या तुर्की में है, अरबी या तुर्की में है, फारसी या पश्तो में? तो इसका आंसर आ जाएगा अरबी और तुर्की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चचनामा की रचना अरबी भाषा में लिखी। ये अज्ञात लेखक है कोई, जिसकी हमने अभी बात की है, पहले ही प्रश्न से लेकर इस पर डिस्कस किया जा रहा है। इसमें सिंध का जो है वर्णन मिलता है। बाबरनामा तुर्की भाषा में है और इससे बाबर ने खुद लिखी है, बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, कौन सी भाषा में है? बाबर की जो भाषा है वो थी तुर्की। बाबरनामा की जो भाषा है वो तुर्की भाषा में रचित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको एक दो आपको क्या बोलते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी अवारिफ उल मारा, मतलब एक साइड आपका ऑप्शन है, दूसरी साइड और ऑप्शन है। इनको आपने मैच करना है, ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कौन सा इसमें सही ऑप्शन नहीं है। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी अवारिफ उल मारिफ ये कोई किताब है। अल उजैरी ने कश्फ उल महजूब लिखी है, नहीं लिखी है। इब्ने अरबी लिखी, नहीं लिखी। फुसूस अल इहकाम इसने लिखी है। अल गजाली ने तहजीब उल अखलाक लिखी है, लेकिन इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अल गजाली ने तहजीब उल अखलाक नहीं लिखी है। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो किताबें शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने अवारिफ उल मारिफ लिखी है, अल हुजवेरी ने लिखी है कश्फ उल महजूब, इब्ने अरबी ने लिखी है फुसूस अल इहकाम। ठीक है, याद करना भी मुश्किल है, लेकिन क्या करना, याद करना पड़ेगा। इस तरह के जो एग्जाम में पेपर देखिए, यूजी नेट 2017 में जुलाई के एडिशन में इसको पूछा गया है, तो आप तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा है? फारसी, हिब्रू, अरबी, संस्कृत। तो अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर आ जाएगा आपका सी यानी अरबी। ठीक है, चचनामा अरबी भाषा की पुस्तक है और इसको अरबी में लिखा है। इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। ठीक है, चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में, परंतु सिंध के इतिहास से संबंधित है, जो अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत है। इसकी रचना अली अहमद की थी, ये थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि अरबी लेखक अल बरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक्स्ट्रा चीजें आपको कुछ ऐड करके दी गई है। अब आपको एक अलग तरह का प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए, आपको अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न भी कम से कम 7 से 8 या 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मिलान वाले जो ऊपर सूची दी गई थी उसको मिलाना था, वो भी आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्रमानुसार जो क्रोनोलॉजी आपको शासकों की या फिर बुक्स की या फिर विदेशी यात्रियों की या फिर विदेशी शासकों की, वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इन्हीं
जो टॉपिक से इन्हीं टॉपिक से आपके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कथन दिया गया है, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला में दृढ़ता स्थापित हो गई। ठीक है, ये बोला गया। अगला जो इसका तर्क है वो है सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ। देखिए, दो अलग अलग चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हुई। ठीक है, क्या बोला जाए, इतिहास लेखन की कला, इतिहास लेखन क्यों लिखा जाएगा, तब भी लिखा जाएगा जब कागज का थोड़ा बहुत प्रयोग लिया जाएगा। लेकिन सल्तनत काल में भारत कागज उद्योग विकसित हुआ। देखिए, तुर्क साम्राज्य और सल्तनत काल, ये थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन कागज और इतिहास लेखन पहले भी होता था। इतिहास लेखन ताड़पत्र पर होता था। ठीक है, उसके बाद फिर पोथियां बनी, बहुत सारी चीजें उसके बाद आई। लेकिन मध्यकाल में है वो क्या बोला जा रहा है कि तुर्क साम्राज्य के साथ इतिहास लेखन कला की स्थापना हुई। लेकिन दूसरे साथ साथ ये भी सही है कि सल्तनत काल में भारत के कागज उद्योग का विकास हुआ। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रही। तुर्क का अलग है, अरब आक्रमण के साथ जोड़ता है, सल्तनत काल आपका बाद में आता है, तो काफी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है। आपको क्या देखना है कि अगर तर्क और जो आपका अभिकथन दिए गए यदि एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की बात को पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत भी मैचिंग हो रही है, तो आपने ए ऑप्शन बिना सोचे समझे लगा देना। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें, क्योंकि इसका आंसर फिर बी आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए गलत हो और आर सही हो या आर गलत हो, ए सही हो। तो अगर आपके दो अभिकथन और तर्क हैं, जब भी आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपने क्या करना है कि यदि दोनों जो ऑप्शंस है, दोनों जो कथन या तर्क है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की बात को पूरा कर रहे हैं, आपस में कुछ संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली ये क्या है, ए ऑप्शन लगाकर आ जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा नहीं है, सही नहीं है। कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डामार सबसे ज्यादा परेशानी के कारक थे। ठीक है, अलबरीनो कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इब्न असीर के अनुसार मोहम्मद बिन सुबुक्तगीन के समय से ही मुसलमान बनारस में रहते थे। मुइजुद्दीन के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य की जानकारी के लिए अता मालिक जुवैनी एक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अलबरीनो कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन कर सकते थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेट पेपर 2015 में पूछा गया है। अलबरीनी के अनुसार वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, अन्य के लिए वर्जित था। शूद्र के अतिरिक्त अन्य अत्यंत जातियों और वैश्यों को भी वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन बी असत्य है, बाकी बिल्कुल सारे सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विद्या के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता था जनसाधारण की गतिविधियां। जो फारसी भाषा का जो मध्यकालीन इतिहास है, उलेमा, शासक वर्ग और सूफी सिलसिले। देखिए, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। क्यों ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि फारसी भाषा में मध्यकालीन भारत में जितना भी हिस्ट्री लिखा है, जितना भी इतिहास लेखन हुआ है, वो जनसाधारण की गतिविधियों से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। ठीक है, वो शासक के इर्द गिर्द ही घूमता था। ठीक है, शासकों की जीवनी, शासक यहाँ से वहां कब जा रहा है, उसकी प्रशंसा में ही टोटली जो इतिहास है वो मध्यकाल में लिखा गया है। शासक कब युद्ध करता है, कब खाता है, कब सोता है, क्या करता है, कैसे संध्या करता है, ये सब चीजें ही उनकी प्रशंसा में, हर चीज जो शासक के आसपास ही इतिहास घूमता रहता है। मध्यकाल में आम जनमानस का, जनसाधारण की गतिविधियों का, आम लोगों का इतिहास बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो लेवल है, उस पर बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। ठीक है, भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ है। यहाँ इसको एक नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। यह प्रारंभ में शासकों तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण जो है वो प्राप्त होता था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य का विकास केंद्र रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था? अलबरीनू, मसूदी, इब्न बतूता, सुलेमान। तो डी इसका आंसर आ जाएगा, सुलेमान। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा, सुलेमान। ठीक है, ये भी उसी नेट पेपर 2015 में पूछा गया है। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी पर इसका ईस्वी में इसका टाइम पीरियड रहा है। प्रतिहार वंश का शासक था, महत्वपूर्ण शासक था। कल्याण तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से भी हमें उसके काल की जानकारी मिलती है। तो इसके काल में कौन आया था, सुलेमान जो आया था, अरब यात्री जो क्या है मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी, ठीक है, नाट मोहम्मदी को किसने संकलित किया है? अमीर खुर्द, मिनार सिराज, शम्स चिराग, अफीक, जियाउद्दीन बर्नी। तो नाट मोहम्मद को किसने संकलित किया है? जियाउद्दीन बर्नी। और किसकी जीवनी है? पैगंबर मोहम्मद की जीवनी है, जिसको जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया, संकलित किया है। ये भी यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगकाह, खिराज, वक्फ और जजिया, तो इसका आंसर आ जाएगा खिराज। फर्स्ट टाइम जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो खिराज सबसे पहले आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, खिराज कर इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सिंध में, भारत में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आया, मुगल काल आया, उन्होंने इस कर को बढ़ाते गए। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा कर होता था? अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध विजय प्राप्त की तथा 2 नए कर लगाए। वो था एक जजिया जो धार्मिक कर था, दूसरा था खिराज जो भूमि कर था। यह उपज का 2/5 से 1/4 होता था। ठीक है, जजिया होता था धार्मिक कर जो भारतीयों से लिया जाता था या गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक है, दूसरा था खिराज जो भूमि कर होता था, जो भूमि की उपज का 2/5 या फिर 1/4 लिया जाता था। 1/4 भाग जो है लिया जाता था, 25% या फिर 20% होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के आरंभ को प्रारंभिक करती है, रेखांकित करती है? ताज उल मासिर, तारीख यामनी, चचनामा। इसका आंसर आ जाएगा चचनामा को हम 5 प्रश्न कर चुके हैं। चचनामा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्यकालीन में जब भारत पर अरब आक्रमण हुए तो चचनामा ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसने हमें भारतीय लोगों को विदेशी आक्रमण यानी अरब आक्रमणों के बारे में जानकारी दी। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं, 25वां प्रश्न, चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? कश्मीर, सिंध, पंजाब। ये सिंध का है। चचनामा का फिर से प्रश्न है, सिंध का इसमें इतिहास लिखा गया है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ते होंगे, वीडियो को अंत तक देखते होंगे, लाइक करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे। एग्जाम बहुत नजदीक है, इस बार सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन अगले बार जो दिसंबर का नेट एग्जाम होगा उसके लिए मैं प्रॉपर टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। ये एमसीक्यूज के साथ में करवाऊंगा ही, लेकिन प्रॉपर वीडियोस, टॉपिक पर डिस्कशंस, मैप वाइज आपको मैं दर्शाने की कोशिश करूंगा, डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। साथ में फर्स्ट पेपर के जो टॉपिक्स है उनको भी डिस्कस करूंगा शॉर्ट वीडियोस बनाकर। इस बार नेट का एग्जाम शायद 29 को है हिस्ट्री का, और बाकी सब्जेक्ट का भी आप देख लीजिएगा। तैयार रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। और एक चीज और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट करते रहिए, दिन के 3 से 4-5 मॉक टेस्ट कीजिए। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर मॉक टेस्ट करते रहिए। कुछ नहीं पढ़ना है आपने, 5 दिन है, 2 दिन है, 1 दिन है, ओनली मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट। ठीक है, इससे आपकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ेगी और आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न है वो सही कर पाएंगे। ठीक है, यह थी आज की वीडियो। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।